ओके सो हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। ये जो एलिमिनेशन की सीरीज है, यहाँ पे हम ऑलरेडी 7-8 वीडियो किए हैं, पर अभी एक नया पैटर्न मैंने फॉलो किया है जहाँ पे हमने कंप्लीट पेपर को सॉल्व करना शुरू किया है। हम 2021 के साथ में शुरू किए हैं। ऑल्दो मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियो बना के दिए हैं जो कि आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने 2024, 2022 और अभी ये 2021 की सीरीज चल रही है। 2021 पे हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं, ये इसका 4th वीडियो है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इससे हेल्प हो रही है कंप्लीट पेपर सॉल्व करने में तो आप मुझे बता सकते हैं। हमने करीब 34 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे और 34 क्वेश्चंस पे मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, जो कि मैं आपको पहले वाला वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि 5 ऑप्शंस कहीं पे पूछे हैं तो उसमें से 3 सही होंगे, 6 पूछे हैं तो उसमें से 4 सही होंगे, 7 पूछे तो उसमें से 5 सही होंगे। इसके ऊपर लॉजिक के बेस पे हमने इसको सॉल्व किया था। 6 में से 4 सही होते हैं, बी इसका आंसर निकल जाता है। और अगर अपन पीछे आगे थोड़ा-सा देखते हैं, अ, ऐसा कैसे, ये वाला देखिए, इसमें 5 ऑप्शंस थे, इसका आंसर हमारा क्या निकला था, सी निकला था। 3 ऑप्शन सही हुए थे। और इसके पीछे और आते हैं तो और भी ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते थे ना हमने। ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस थे और इसका आंसर हमारे पास में बी आया था क्योंकि 3 ऑप्शंस थे। तो ये वाला लॉजिक लगता है। अब अपन थोड़ा आगे के लॉजिक को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोर्टुगीज राइटर नूनेज, द वुमन इन द विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया। नूनेज के अकॉर्डिंग जो विजयनगर एम्पायर की औरतें थी वो इनमें से किस में एक्सपर्ट थी। अब आप ये देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है। कुश्ती है, ज्योतिष शास्त्र है, लेखाकरण है और भविष्यवाणी है। अब आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, परफेक्ट बच्चों को डराने के लिए काफ़ी हैं। ऐसा सवाल यूपीएससी हर साल पूछता है। इन सवालों का सीधा सा मतलब ये होता है कि यूपीएससी में बच्चों को डराया जाए। जब भी एक न्यू एस्पिरेंट ऐसे सवाल को पढ़ता है तो उसको लगता है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है और हमें सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं है, यूपीएससी जब भी ऐसा सवाल पूछे तो उसको सीधा काट दो। सीधी सी बात है कि इतनी डिटेलिंग में कोई नहीं जा सकते, और जब डिटेलिंग में नहीं जा सकते तो क्यों फालतू में वहाँ पे माथा खराब करना। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको किया जा सकता है। यहाँ पे कोई लॉजिक बनता नहीं है। वैसे इसका आंसर जो है वो है 1, 3 और 4। अगर समझेंगे तो रेसलिंग, अकाउंटिंग एंड सूटसेइंग यानी कि भविष्यवाणी। एस्ट्रोलॉजी में निपुण नहीं थी, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो छोड़ना होगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द मंडनापल्ले ऑफ द आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। हमें मंडलापल्ले के बारे में पता नहीं है, सवाल पूछा है, पर ये सवाल को इसके लिए पढ़ लेते हैं क्योंकि वैसे ठीक है, आप लोग बोलेंगे एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं, आप फालतू में सवाल क्यों करवा रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा बहुत वो वाला सवाल देखते हैं जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लग रही है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, यूपीएससी में जब भी हिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे ना, तो हिस्ट्री में कोशिश करना है एलिमिनेशन टेक्निक को कम ही लगाए, क्योंकि यहाँ पे मेनली फैक्ट पूछे जाते हैं और फैक्ट में हिस्ट्री इतनी ज़्यादा फैक्ट में इतनी एलिमिनेशन टेक्निक लगती नहीं है। फिर भी यहाँ पर अपन एक लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। एंशियंट इंडिया का एक सवाल पूछा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दया भगावाज वाज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट। ठीक है, नहीं पता। इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन कैन क्लेम द राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द lifetime of the father, whereas in the Deyabaga system, it is the only after the death of the father that is the son can claim the right to the property. The Mitaksha system deal with the matter related to the property held by the male member only of the family, whereas the Deyabaga system deal with the matter related to the property held by the both male and the female member of the family. अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, बहुत डीप पे पूछा जा रहा है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब आप ये देखिए, यूपीएससी जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करता है ना, तो कहीं ना कहीं गलतियां करता है। गलतियां कैसे करेगा? मिताक्षरा को दिया बागा की जगह रख देगा या फिर दिया बागा को मिताक्षरा की जगह रख देगा। ऐसा यूपीएससी पहले भी करता है और आगे भी करेगा। अब इस थीम पे आपको एक बात और बताता हूँ। यूपीएससी 2023 में भी इस टाइप का एक सवाल पूछा गया था, जहाँ पे एक यहाँ पे आप ये देखिए कि मैं आपको पहले बताया था कि जब भी किसी दो सेक्टर के बीच में कंपेयर किया जाएगा, सेक्टर ए या सेक्टर 2, इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाएगा। और अब आपको ये देखना है कि एक तो इसका ब्रॉडली एक दूसरे के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, एक डीप में कंपेयर किया जा रहा है। समझते कैसे? मैं आपको एक 2024 का सवाल बताया था, जहाँ पे लेपर्ड और चीता के बीच में कंपेयर किया जा रहा था, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि लेपर्ड और नहीं, चीता और लोयन के बीच में कंपेयर किया जा रहा था। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि
वहां पे हो क्या रहा था, एक साइड तो लॉयन और चीता का कंपेयर किया जा रहा था और एक साइड में मेल लॉयन और मेल चीता के बीच में कंपेयर किया जा रहा था, कुछ ऐसा ऑप्शन था। अब आप ये देखिए, जब किसी भी सेक्टर के सब सेक्टर के बीच में डिटेल कंपैरिजन किया जाएगा ना, तो वो ऑप्शंस कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि मिताक्षरा के बारे में क्या पूछा गया है। मिताक्षरा सिस्टम डील विद द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर ओनली, ठीक है, मेल मेंबर ओनली ऑफ द फैमिली, वेयर एज द देयभागा सिस्टम डील विद द मैटर ऑफ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बोथ मेल एंड द फीमेल। अब आप ये देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड में दो सेक्टर के बीच में अंदर जाके कंपेयर किया जा रहा है। वहीं पे अगर अपन ऑप्शन एक में देखेंगे तो मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दियाबाग वाज द सिस्टम ऑफ द लोअर कास्ट। अब आप ये देखिए, पहले किसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है, ब्रॉडली, और बाद में किसके साथ में किया जा रहा है, डीपली। और जब भी किसी क्वेश्चन में डीपली पूछा जाएगा, किसी दो सेक्टर के बीच में, सब सेक्टर के बीच में कंपेयर किया जाएगा, पहले दया भागा सिस्टम, उसके अंदर मेल और फिर उसके अंदर फीमेल। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत डीप में जाता है, और ऐसा जब भी यूपीएससी से पूछेगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, ये लेके चलना है। अगर आप इस ऑप्शंस के साथ में अगर तीन को काट भी देते हैं, तब हमारे पास में ऑप्शंस बचता है एक और ए और बी बचता है। अब इसके आगे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, और अगर नहीं लगता है तो आप तुक्के मार कर दोनों में से किसी एक को सही मान के आ जाता। 50+ अगर आप पहुंच जाते हैं 50-50 में, ऑप्शंस को सही मान के आना, किसी एक को करके आना, छोड़ना मत, इस सवाल को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ते हैं, मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दिया बागा वाज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट। मैं आपको पहले भी बताया, ऊपर नीचे यूपीएससी कर सकता है, उस लॉजिक से चलते तो ऑप्शन नंबर एक हमारा गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर निकल जाता है। वैसे हिस्ट्री में इतना सवाल लगते नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अपन को चलना ही होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से सवाल पूछा विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया, भवभूति, अस्थिमाला एंड सेमेंद्र वाज द फेमस फॉर। वैसे तो मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे सीधा सा पता है कि जो भवभूति है वो बहुत बड़े नाटककार थे, तो प्ले राइट इसका आंसर होगा। ज़्यादा सोचना नहीं था, प्योर नॉलेज का था, ठीक है। द Montesquieu Champfort reform of the 1990 recommend the granting right to all the women above the age 21। अब आप ये देखिए, पहली बात तो इसके ऊपर सवाल, इस बार जो एसआई का एग्जाम हुआ है ना राजस्थान में, ये ऑप्शन सब पूछा गया है मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, रिफॉर्म के बारे में। सवाल ये पूछा गया है कि द मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म ऑफ द 1990 recommended granting right वोटिंग राइट टू द ऑल द वुमेन अबाउ द 21। आपको लग रहा है कि जो अंग्रेज थे वो इतने समझदार थे कि वो महिलाओं को वोटिंग राइट देखे कि वो भी 21 साल के ऊपर के। अंग्रेज तो सबको वोटिंग राइट दे ही नहीं रहे थे। लॉजिक से चलते तो एक और ये तो गया, अब हमारे पास में बचता है ऑप्शन नंबर सेकंड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1925 गेव द वुमेन रिजर्वेशन सीट इन द लेजिस्लेचर। सही है, बी ऑप्शन कहना कि सही हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि थोड़ा लॉजिक था, इसको अपन लॉजिक से लगाते तो ये गलत हो जाता, और थोड़ा नॉलेज की जरूरत थी, नॉलेज की जरूरत रहती है, बिना नॉलेज के सब कुछ सही नहीं हो सकता है। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज द अडोप्टेड बाय द AICC, ठीक है। The Viceroy Executive Council was the expanded to the include more Indians. The Congress minister resigned in the seventh provision, and the Cripps proposed and the Indian Union with the full dominion status once the Second World War over। सवाल क्या पूछा गया है, with reference to the 8 अगस्त 1942 in Indian history which one of the following statement correct। इसको देखिए, अब इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगती है, सीधी सी बात है, सीधा नॉलेज लगेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री को पढ़ा तो आपको पता होगा कि 8 अगस्त 1942 के बाद में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ये हो जाता है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा, सीधा नॉलेज था, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीधा सा। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द सॉन्ग ऑफ द प्रिजन इज ट्रांसलेटेड ऑफ द एंशियंट इंडियन रिलीजियस रिलिक्स इन द रिलिक्स लिरिक्स इन द इंग्लिश। हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री के सवाल जितना हिंदी में पढ़ेंगे उतना सही रहेगा। इनमें से कौन सा अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स ऑफ द प्रिजन से संबंधित है। सरोजनी नायडू, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर आई थिंक मोहनदास करमचंद गांधी है। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद को इसका आंसर एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वहाँ मुझे जहाँ तक पता है मोहनदास करमचंद गांधी इसका आंसर है। 44 का सी है, ठीक है, ओके। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है। अब प्रॉपर नॉलेज है, पता है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ना ही होगा। वैसे इसका आंसर क्या होगा, प्रज्ञा देखिए, प्रज्ञा सरकार शुभा, सरकार प्रज्ञा शुभा, शुभा सरकार प्रज्ञा। आई थिंक इसका आंसर ये होगा ना, प्रज्ञा सरकार और शुभा। आरोही क्रम में पूछा है ना। हाँ आई थिंक ये होगा, ये पे ये होगा। देख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री के सवालों में तो जो पूरे फैक्ट बेस होते हैं वो तो शायद सब लोग भूल ही जाते हैं, मैं खुद भी भूला हुआ ही हूँ।
यही है प्रज्ञा सरकार सुबह, ठीक है। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित है, बाद में बेंथन क्यू फीमेल स्कूल के नाम से भी जाना गया? इसमें से कौन है? इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू नोन एज द बेंथनो फीमेल स्कूल? इसका आंसर क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्या, नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर, ठीक है। चेक कर ले। 46 46 नहीं है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। देखिए हिस्ट्री के सवाल है, ये 2021 में हिस्ट्री के सवाल इतने अतरंगी पूछे गए थे, लगभग यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रही थी, सीधा लॉजिक लग रहा था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो वाज रिमेंबर एज द। एक बात आपको बताऊं, अभी जो एसआई का एग्जाम हुआ राजस्थान में, कल या परसों की तारीख में हुआ है, ये सारे सवाल 2021 से पूछे उसने। हिस्ट्री का एक सवाल पहले, वो भी इसी वाले पेपर से, और ये वाला सवाल डिटो वहाँ पे पूछा गया, ठीक है। लीडर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड द बैकवर्ड मूवमेंट नहीं, मेंबर ऑफ द एंट्रीम गवर्नमेंट 1946 नहीं, द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी नो, ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इसका आंसर सही होगा। जो गदर हुआ था ना, उसके रिलेटेड ये लोग थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में थे। 48 विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द निजामत ऑफ द आर्कोट emerged out the Hyderabad state. The Mysore kingdom emerged out the Vijayanagara empire, and Rohilkhand kingdom was the form out of the territories occupied by the Ahmad Shah Durrani. अब देखिए इस टाइप के जो सवाल है, सीधी सी बात है, प्योर नॉलेज है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ना होगा। पता होगा कि जो निजामत ऑफ द आर्कोट एमिड आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट नहीं है, जो टिप्पू सुल्तान वाली बात की जा रही है, जो आर्कोट निजामत हिंदी में पढ़ते हैं ना, इसका कहा गया हिंदी में, हैदराबाद राज्य से आर्कोट की निजामत का उदय हुआ था, ऐसा नहीं है, ये खुद अपने आप में अलग था आर्कोट वाला। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है, तो इसको अपन काट लेते हैं। फिर अपन ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था, ये भी नहीं है, इसका आंसर बी हो जाता है ऐसे ही। देखिए हिस्ट्री के सवाल है, कोई एलिमेंट्स नहीं लगेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अजंता केव लाइव इन द जॉर्ज ऑफ द वेगोरा रिवर, सांची स्तूपा लाई इन द जॉर्ज ऑफ द चंबल रिवर, पांडुलेना केव श्राइन इन द जॉर्ज ऑफ द नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा लाई इन द जॉर्ज ऑफ द गोदावरी रिवर। प्योर नॉलेज ये पता है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ना होगा। ऑल तो मुझे भी इसका नहीं पता है, पर फिर भी देख लेते हैं। सांची स्तूप लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द चंबल रिवर, अजंता केव, वेगोरा। वैसे आपको बताऊं, वेगोरा रिवर यूपीएससी ऑलरेडी बाद में वापस रिपीट किया है, ठीक है। नर्मदा रिवर को वापस 2023 में रिपीट किया है, तो यूपीएससी ने ऑप्शंस को काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया है, तो जब भी सवाल पूछा जाता है तो हमें कहीं ना कहीं इसकी ज्योग्राफी को फिर से पढ़ना चाहिए, ये अपन को सीखने को मिलता है। इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है, आंसर किससे देख लेते हैं। इसका आंसर 49 का आंसर होगा ए, अजंता केव वेगोरा रिवर, ठीक है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अजंता केव है जो वेगोरा रिवर के जॉर्ज में बना है, हिंदी में पढ़ेंगे तो अजंता की गुफाएं वागोरा नदी की घाटी में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल है इसको अपन पढ़ते हैं, शायद यहाँ पे लॉजिक अपना कुछ से हो जाए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा ने यह मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। अब आपको ये बताता हूँ कि जब भी यूपीएससी पे फैक्ट पूछता है तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सेकंड में थोड़ा बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट लगता है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में ये मांग रखी गई कि राष्ट्रीय भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। ये बात आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बांग्ला भाषा को लेकर बहुत बड़ा वॉर हुआ था, इसी कारण बाद में बांग्लादेश बना था। ऑप्शन नंबर सेकंड सी हो जाता है। थोड़ा बहुत लॉजिक है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्थायी कृषि प्रमुख कल्चर के बारे में पूछा है, प्योर नॉलेज बेस है, कोई लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तार तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में सवाल पूछा है, ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। द पाम ऑयल ट्री इज द नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया। अब क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति ने पाम ऑयल के बारे में पढ़ा है तो हमेशा हमने यही पढ़ा है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से पाम ऑयल आता है। और जब भी इसको कोई पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि भाई ये ऑप्शन सही होगा। पर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यूपीएससी जब भी किसी को नेटिव पूछता है तो कहीं ना कहीं गलत करने की चांस होते हैं। यूपीएससी ने जब भी पूछा है कि ये यहाँ का देसी पौधा है तो कहीं ना कहीं गलती होती है। और इस थीम पे यूपीएससी हर साल एक सवाल पूछ रहा है, हर साल, और हर साल ये लॉजिक लग रहा है कि नेटिव में कहीं बार यूपीएससी ने गलत पूछा है, तो उसके बेस पे भी चलते तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। और गलत क्या हो जाता है, गलत ही है, नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे लॉजिक लग नहीं रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि जो पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जो ट्री हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव नहीं थे, वो वेस्ट अफ्रीका के थे। वैसे पता नहीं था, लॉजिक नहीं था पता, तो इसको अपन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। एग्जाम में ऐसा आता तो गलत होता, पर हमें डरना नहीं है, गलत काट के भी अगर चलते तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाता है। द पाम ऑयल इज द रॉ मटेरियल फॉर द सम
इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, ठीक है। पाम ऑयल कैन बी यूज टू द प्रोड्यूस बायोडीजल, ठीक है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, सही हो जाता है। पर यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट पूछा है। अब आप ये देखिए, जब भी यूपीएससी ने जनरलाइज स्टेटमेंट वर्सेज करेक्ट एक्यूरेट फैक्ट पूछा है ना, तो वहाँ पे गलतियाँ होती है। जनरलाइज स्टेटमेंट है, सही हो जाएंगे, एक्यूरेट फैक्ट है, गलत हो जाएगा। इस वाला लॉजिक को भी आप लगा सकते थे, ठीक है। प्योर लॉजिक है, प्योर नॉलेज है, छोड़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन डिडवाना कुचामन सरगोल खाटू आर द नेम ऑफ द, ये क्या है खाटू कुचामन, ये राजस्थान की झीलों के नाम है। सलाइन लेक है, राजस्थान के अंदर आती है ये, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्राह्मणी, नागवती, सुबर्णरेखा एंड वंशधारा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से कौन कौन से निकलती है उसके बारे में मैं पूछा है, ठीक है। तो मैं पता होना चाहिए, जो सुबर्णरेखा नदी है ये वेस्टर्न घाट छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ब्राह्मणी नदी है ये भी यहीं से निकलती है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 कहीं पे है, इसका ऑप्शन शायद डी सी हो जाता है ना। हाँ, बाकी इन दोनों के बारे में आप बाद में पढ़ लेना। तो ओवरऑल हमने अभी तक 55 सवाल सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारा लॉजिक नहीं लगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज था। आगे कहीं और लॉजिक लगेगा तो उसको अपन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, कोई लॉजिक वाला सवाल है तो लास्ट में करवा ही लेते हैं एक आध, ठीक है। हाँ, एक और आ गया 61, 5 है ना, 5 में से 3 सही होगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक सही होगा, ठीक है। अपन को ये लेके चलना है। अब सवाल पढ़ते हैं। द वेजिटेशन ऑफ द सवाना कंसिस्ट ऑफ द ग्रासलैंड विद द scattered small tree but extensive area have no tree. The forest development in such area is the generally kept in check by one or more or combination of the some condition. Which one of the following is the such condition? सवाना के बारे में पूछा है। सवाना में छोटे छोटे ग्रास लैंड तो मिलती है, पर बड़े पौधे बड़े पेड़ नहीं मिलते हैं, ऐसा क्या कारण है? अब ऑप्शंस पढ़िए क्या है। ब्रिंग एनिमल एंड द टर्मिट्स, टर्मिट्स क्या है हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में पढ़ना सही है। बिल काली प्राणी और दीमक ये तो हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दे एक बार के लिए, क्या है। अब ये देखिए अग्नि, ये हमने पढ़ा है कि जो सवाना ग्रासलैंड है ना, सवाना ग्रासलैंड में बड़े पेड़ क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जो घास होती है वो आपस में रगड़ती हैं, और रगड़ने से घर्षण पैदा होता है, घर्षण से उष्मा पैदा होती है, और उष्मा से वो जल जाते हैं। ओवरऑल फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन से कहीं ना कहीं वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के माध्यम से वहाँ पे फायर लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो सही है, हमें पता है, और इसके माध्यम से भी चलते हैं, तो दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है, तो सी पे अपन पहुंच सकते थे। और वैसे अगर देखेंगे तो सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल में ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबल कारण नहीं है। सवाना की सॉइल भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बट स्टिल वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो बारिश ज़्यादा नहीं है, दूसरी वहाँ पे ग्रास लैंड ऐसी है कि वो ग्रासें आपस में रगड़ती हैं, फ्रिक्शन के कारण वो जल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे वैसे गलत हो जाता है, तो अपन सी पे पहुंच सकते थे। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 5 का 3, 6 का 4 और 7 का 5, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अब आप अच्छे से कमेंट करेंगे, क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है कि आप इस बार मैथ्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे। हमने अभी तक 55 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आप आगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको आगे के 55 और करवाऊंगा, नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।